एक महिला रात के वक्त में नागिन बन जाती है और नागिन बन घर में पकड़ी जाती है। जैसे ही ये बात गांव में फैलती है तो गांव वाले सुनकर हैरान हो जाते हैं। उस महिला के मायके वाले भी आते हैं और आने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं कि ये तो यहाँ पर ड्रामा चल रहा है। दरअसल ये नागिन नहीं, नाग है। जैसे ही ये कहानी पुलिस के सामने आती है और जो पर्दा फांस होता है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी में एक मामी और एक भांजा दोनों की प्रेम की कहानी होती है और एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि जिसे सुनकर भी हैरानी हो जाए। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ वो मथुरा के छाता थाने से हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक गांव लगता है, मगरौरी नाम का गांव होता है, जिस गांव की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर रामेश्वर नाम का एक लड़का है और रचना नाम की एक लड़की है। रामेश्वर जो कि अपने फूफा के यहाँ पर आता है, यानी कि उसकी बुआ ब्याही थी, वहाँ पर आता है। और जब वो वहाँ पर आता तो ये जो रचना नाम की लड़की थी ये उनकी पड़ोसी होती है। इनका बिल्कुल ऐसे मिलना जुलना होता जैसे एक परिवार के लोग हों, क्योंकि गांव में सभी लोग बहुत मिलनसार होते हैं। उसी तरीके से ये सभी मिलते और अब रचना और जो रामेश्वर है वो एक दूसरे को बहुत देखा करते। जो रामेश्वर है वो बहुत स्मार्ट था, रचना भी बहुत सुंदर थी। रचना अभी 12वीं क्लास में पढ़ती है और इससे मुलाकात हो जाती है। कभी कभार रचना जब स्कूल जाती तो ये रास्ते में मिल जाया करता और रास्ते में ये दोनों इतनी सारी बातें किया करते कि रचना को अब ऐसे लगने लगा था कि रामेश्वर से सुंदर और अच्छा लड़का कोई मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बातों के भी वो बहुत सारे, कहते हैं ना, अंबार लगा देता, बातें ही बातें करता जाता और जो रचना मुंह से निकालती उसी बात को पूरा करने की कोशिश करता। तो कहते हैं अब यहाँ पर बिल्कुल हीर रांझे जैसा प्यार चल रहा था दोनों के बीच में। लड़की की 12वीं पास होती है। अब लड़की की शादी की तैयारियां पिता करता है, क्योंकि इससे बड़ी एक और लड़की थी और एक इससे छोटी थी। रचना बीच की लड़की थी। बड़ी लड़की के साथ शादी करना चाहता था लेकिन रचना मना कर देती है। रचना कहती है कि पापा, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़कर कुछ बनना है। लड़की पढ़ने में ठीक ठाक थी। पिता उसकी बात सुनता है। पिता सोचता है कि बेटी बहुत होशियार है, शायद कुछ बन जाए। पिता का नाम हाकिम सिंह होता है और माँ का जो नाम है वो रामवती होता है। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी पर बहुत लाड लड़ाया करते हैं। वो अपनी बच्चियों को इतना प्यार करते हैं और बहुत प्यार से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक उनका बेटा भी होता है, परिवार संपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अब एक दिन पिता को ये सब कुछ बताती है उसकी माँ। बताती है कि हमारी जो बेटी है वो पड़ोसी के जो साले का लड़का आता है जिसका नाम रामेश्वर है उससे बहुत ज़्यादा बातें करती है और मुझे लगता है शायद ये उससे प्रेम करती है। अब पिता अपनी बेटी से सीधे मुंह पूछता है कि बेटा, क्या बात है? मैं तो तुम्हें आगे पढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें जीवन में कुछ बनता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उससे बात कर लिया करती हूँ और अगर आप नहीं चाहते तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगी। पिता को झूठी तसल्ली देती है उस वक्त रचना और पिता उस बात को सच मान बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं पिता अपनी पत्नी की बात से भी नकार नहीं सकता था। वो अपनी पत्नी की भी बात मानता है और अब अपनी बेटी के लिए आनन फानन में अब लड़का देखने लगता है। धीरे धीरे लड़कों के बारे में जब जानते हैं तो वही पड़ोसी जिसका यानी कि जिसके साले का लड़का आता था राम सिंह, उससे पूछता है तो उसी के रिश्तेदारी में एक लड़का मिलता है जिस लड़के का नाम होता है बिहारी। उसके पिता का नाम पतिराम होता है और उससे अब रचना की शादी तय कर दी जाती है। वो लड़का उन्हें रचना के लायक लगता है और उससे रचना की शादी तय करने के बाद वो बहुत खुश हैं और अब धीरे धीरे वक्त के साथ शादी का भी काम पूरा हो जाता है और अब उसकी शादी होती है। जब उसकी शादी हो रही थी तो वो लड़का रामेश्वर वहाँ पर आता है उस बारात में। दरअसल जो बिहारी था उसका भांजा होता है रामेश्वर।
अब जो रचना है वो उसकी मामी बन गई थी। वो बारात में होता है, वो देखता है कि किसी लड़की से शादी है। अब वो सोचता है कि अब तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब इस लड़की के लिए रिश्ता देखा जा रहा था तो रचना इससे साफ तौर पर कहती है कि मुझे अपने साथ भगा कर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन रामेश्वर साफ मना कर देता है, कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास नौकरी है, मैं तुम्हें भगा कर भी ले जाऊँगा तो मैं तुम्हें खिलाऊँगा क्या। और इस पॉजिटिव पॉइंट को वो समझता है और ये इसे भगाने से मना कर देता है और इससे बात करना भी बंद कर देता है। और इसी वजह से लड़की रचना कोई भी विरोध नहीं करती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपने प्रेमी को दबंग नहीं समझती है। जब उससे प्रेम करती थी तो सोचती थी कि ये तो मुझे सबके सामने ले जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि ये तो डरपोक है, इसके साथ मुझे नहीं रहना। और ये बात वो अपने मन में बिठा लेती है और अब वो अपनी शादी में दुल्हन बनकर बैठी हुई है। प्रेमी देख रहा है, एक बार के लिए नज़र प्रेमिका की भी मिल जाती है, लेकिन अब वो उसे त्याग चुकी थी। अभी तक रचना को नहीं पता था कि ये मेरा भांजा बनने वाला है और अब ये शादी कर उस घर में चली जाती है। जो लड़का रामेश्वर है वो लास्ट में अपनी मामी के साथ ही घर जाता है, क्योंकि भाई भांजा मामी के साथ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसे बहुत कड़क नज़रों से देख रहा था और वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। अभी तक मामला यही था, लेकिन अपने दिमाग में रामेश्वर ने प्लान बना लिया था। अब ये अपने ससुराल पहुंचती है, वहां पर बहुत अच्छे से इसका स्वागत होता है, सब बहुत प्यार करते हैं और ये भी बहुत आराम से रहती है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था और अब जो रामेश्वर है वो तलाशता है टाइम वो कि कब ये मुझे अकेली मिलेगी और कब ये इससे मैं अपने मन की बात कहूँगा। वो वक्त का इंतज़ार करता है और अक्सर वो अपने मामा के घर ही रहता है। बिहारी जो कि काम करता था वो अपने काम करने के लिए काम से बाहर जाता है। अक्सर ये पीछे से आ जाया करता। एक बार के लिए इसकी माँ को, बिहारी की माँ को यानी लड़की की सास को शक होता है कि अपने भांजे से बहुत ज़्यादा बात करती है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन यही सोच लेते हैं कि हम उम्र है, हो सकता है दोनों वैसे ही मजाक कर मस्ती करते हों। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन बिहारी अपने काम से जल्दी घर लौटता है और ये जो रामेश्वर था अब ये अकेलेपन का मौका देखकर इससे बात करता है। उस वक्त भी ये कह देती है कि मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मुझे लेने नहीं आए जब मैंने तुमको बुलाया था और मुझे बिहारी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब रामेश्वर कहता है कोई बात नहीं, अब तो हम और भी आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, मैंने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। तुम अपनी सास को बताया करो कि मुझे रोज़ सपने में सांप दिखाई देते हैं। वो रोज़ सपने में सुबह सुबह बताती कि माँ जी मुझे रोज़ सपने में सांप दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मुझे ले जाएंगे। वो रोज़ यही सपना अपने माता पिता को भी बताती है फ़ोन पर, अपनी सास को भी बताती है, अपने पति को भी बताती है। ये उसका पहले से प्लान चल रहा था और इस प्लान के तहत वो पूरी हर चीज़ को इसी तरीके से सबके दिमाग में सेट कर चुकी थी। धीरे धीरे वक्त के साथ वो दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलते थे और सास को शक था, पति को भी शक हो जाता है। लेकिन एक दिन पति जब घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भांजा, जो पत्नी है उसने अपनी गोद में उस भांजे को बिठा रखा है और उस पर ऐसे लाड कर रही है जैसे एक बच्चे पर लाड करते हैं, जबकि उनकी उम्र बराबर की थी। अब वो गुस्सा होता है और वो तुरंत वहाँ जाता है, तो वहाँ से रामेश्वर भाग जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो वहीं पर रहती है। और अब जो बिहारी है वो अपनी पत्नी को पीटना शुरू करता है। वो कहता है कि इसीलिए नाक कटाने के लिए तुम मेरे भांजे से मिलती रही, तुम उसे बरगलाती रही। उसे नहीं पता था इनकी प्रेम कहानी शादी से पहले से चल रही थी। अब वो चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद उसे मायके भेज दिया जाता है, वो मायके चली जाती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब 6 महीने तक भी ससुराल से कोई लेने नहीं आता है। अब 6 महीने हो जाते हैं, पिता को चिंता होती है। पिता अपनी बेटी से पूछता है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बेटी कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन अब इसके ससुराल में जगराता था और इसका जो जेठ है वो इसे लेने के लिए आ जाता है और ये भी चुपचाप अपने जेठ के साथ चली जाती है। ये सोचती है कि वहाँ जाकर तो वैसे भी कहेंगे जाओ यहाँ से, तब मैं अपना देख लूँगी। लेकिन फिर भी वो लोग प्यार से इससे बात करते हैं और कहते हैं कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सास भी प्यार से बात करती है, पति भी प्यार से बात करता है और ये भी चुपचाप रहती है। जागरण हो जाता है और रोज़ ये पहले से ही बताती आ रही थी कि मुझे रोज़ सपने में सांप दिखते हैं। अगली सुबह वहाँ पर इन्होंने प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। अगली सुबह जब ये
सो जाती है, तो सुबह जब उस उठकर इसका पति देखता है तो इसे इसकी पत्नी कहीं भी नज़र नहीं आती है। उसके कपड़े पड़े हुए थे वहीं पर, और वहीं पर एक चिट्ठी मिलती है। वहीं पर उसकी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और जो एक महिला पहनती है वो सारे कपड़े पड़े हुए थे। और उन्हें देखकर वो पति उस चिट्ठी को देखता है। चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं आपसे कहती थी ना, मैं सांप बन चुकी हूँ, मैं नागिन बन चुकी हूँ, और अब मैं क्या करूँ। उसी कमरे में एक काली नागिन दिखाई देती है। उसे वो पकड़ते हैं क्योंकि वो किसी को डसती नहीं है, उसमें कोई ज़हर ही नहीं था। अब जैसे ही ये बात पता चलती है कि भाई बिहारी की बहू जो रचना है वो नागिन बन गई है, तो गांव के लोग टूट पड़ते हैं उसे देखने के लिए कि एक महिला कैसे नागिन बन सकती है। उसके बाद उसके मायके वालों को बुलाया जाता है, मायके वाले भी देखते हैं और उस नागिन को लेकर जाते हैं। जब एक जो सपेरा होता है उसे दिखाते हैं तो वो बताता है कि इसकी जो जहर की थैली है वो निकाल दी गई है और ये नागिन नहीं, ये नाग है। अब ये बात सामने आते ही घर वाले उल्टा ससुराल वालों पर केस करते हैं कि ये इन्होंने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, और दहेज प्रथा का और हैरेसमेंट का और बहुत सारे ऐसे केसेस लगवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ कर दो। ससुराल वाले बहुत मना करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें तो ये लेटर मिला है, हम क्या कर सकते हैं। अब ये केस मामला दर्ज होता है तो पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व होती है, इस केस को सॉल्व करती है। तो वो यहाँ पर पता लगाती है, वो सभी से बात करती है। तो इसका जो पति है बिहारी, वो कहता है कि मेरी पत्नी अपने भांजे से बहुत प्रेम किया करती थी और वो उसके साथ मैंने कई बार गलत हालात में देखा था, लेकिन पहले मैं ये सोचता था कि हो सकता है ये बच्चे की तरह प्रेम करती हो, लेकिन फिर कुछ और बात थी और इस बात पर मैंने उसे पीटा भी। और जब से मेरी पत्नी गायब है तब से ही मेरा भांजा भी गायब है। चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है वो नागिन बन चुकी, लेकिन मेरा भांजा कहाँ गया। अब पुलिस तहकीकात करती है और पुलिस अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ट्रेस करती है। उस लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर भोपाल में मिलता है। भोपाल में उन्हें ढूंढना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि भोपाल में वो लोग एक सिपाही के घर में थे किराए पर, ब्रजेश नाम के एक सिपाही के घर में थे। जब भोपाल पुलिस को बताया जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो इन्हीं लोगों की सर्च हो रही है, इनका फ़ोटो भेजा जाता है तो ये तुरंत उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर रचना हाथ में आ जाती है लेकिन वो लड़का भाग जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब रचना से सारी बातें पूछी जाती हैं तो रचना बताती है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा था। इन्होंने मुझसे कहा था कि रोज़ कहा करो सपने में नागिन दिखती हैं, और फिर हमने एक सपेरे से नागिन खरीदी थी हमने, तो उसने हमें ये नाग थमा दिया और हमने कहा था उसमें जहर नहीं होना चाहिए। और मैं अपने मायके और अपने ससुराल के सारे जेवर एक सफ़ेद पोटली में रखती थी। कई बार मेरे पति ने उसे देखना चाहा लेकिन मैंने उसे छिपा लिया था। वही पोटली जिसका जिक्र उसके पति ने रिपोर्ट लिखाते वक्त कहा था। उस पोटली की भी बात करती है तो बताती है उसमें नकदी था और उसमें गहने थे जो अब तक मुझे मिले थे मेरी ससुराल से, मेरे मायके से, वो सारी चीज़ें उसमें थी। मैं उन्हें लेकर हम रात के वक्त फ़रार हो जाते हैं और उस नागिन को अपने कपड़ों को वहाँ पर छोड़ते हैं और फिर हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से रह रहे थे लेकिन अब पुलिस हमारे पास आ जाती है और हमें पकड़ लेती है। उस लड़की को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, लेकिन लड़की ने कोई न क्राइम किया था न किसी को मारा था, तो उस लड़की को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। अब वो पत्नी उस प्रेमी के साथ रहेगी या पति के साथ रहेगी, ये तो गर्भ की भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इसका तो फ्यूचर ही डिसाइड होगा कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अब जो लड़का है रामेश्वर, उसकी तलाश जारी है। पति जो कि अपनी पत्नी को छोड़ चुका है, पत्नी फिलहाल मायके में है। ये कहानी एक ऐसी हमारे सामने आई जिसने साजिश को खोल कर रख दिया और दिमाग को भी हिला कर रख दिया कि लोग अपने लालच में कितनी बड़ी बड़ी साजिश रच सकते हैं। ये अखबारों में छप गई थी ये बात कई जगह कि एक महिला नागिन बन गई है, एक महिला नागिन बन गई है। कई गाँव में ये बात फैली थी। जो लोग उस जगह से इस बात को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा जिससे कि ये पता लग सके कि वाकई में ये घटनाएं होती हैं। बहुत जल्द ऐसी किसी जानकारी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।